नमस्कार मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना चैप्टर में हम आ पहुंचे हैं रेती खेती की प्रॉब्लम्स। किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? नील की खेती ने उन्हें कहां तक प्रभावित किया था? नील की खेती करने से वो क्यों पीछे हट रहे थे? सीधा सीधा प्रश्न आता है, किसान नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? या नील की रेती खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं क्या क्या थी? तो सबसे पहले किसानों का कर्जा इतना बढ़ रहा था कि धीरे धीरे वे महाजन वर्ग और कंपनी के चंगुल में फंस रहे थे। बगान मालिकों का दबाव उन पे लगातार बढ़ रहा था। तो पहला ये कह सकते हैं हम कि किसानों पर कर्जों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। किसानों पर कर्जों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। किसान लगातार कर्जे में डूब रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि नील उत्पादन से मिलने वाली जो रकम थी वो बहुत कम थी। किसानों के लिए उससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं था। तो नील उत्पादन से मिलने वाली रकम, नील उत्पादन से मिलने वाली रकम कम थी। किसानों को उससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नील की जो खेती है वो जमीन के सबसे उपजाऊ टुकड़े पर की जाती थी। ये शर्त रहती थी कि आपके पास जमीन का जो हिस्सा है उसमें सबसे उपजाऊ जो हिस्सा है उस पूरे भूखंड का, उस पर आप नील की खेती करेंगे। तो ये भी एक समस्या थी। नील की खेती जमीन के सबसे उपजाऊ हिस्से पर की जाती थी। किसानों के लिए यह समस्या थी क्योंकि उनको धान और जो खाद्यान्न फसलें उसके लिए भी जगह चाहिए थी। लेकिन जब उपजाऊ हिस्से पर अगर आप नील की खेती करोगे तो आने वाला यह समस्या थी कि नील की जो खेती है वो जमीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको सोख लेती थी। जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है जमीन की, उत्पादन क्षमता है, उस पर प्रतिकूल खराब प्रभाव डालती थी। तो नील की खेती जमीन की उर्वरता सोख लेती थी। नील की खेती जमीन की उर्वरकता खत्म करती थी। तो किसानों के लिए फिर बाद में उस पर खेती करना बहुत दिक्कत होता था। उर्वरकता खत्म करने के साथ नील की खेती करने से किसानों के सामने खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया था दूसरे फसलों का। तो यहां पर यह है, नील की खेती करने से किसानों के समक्ष खाद्यान्न संकट पैदा होने लगा था। देखिए दोस्तों, ये वो बातें थी जो ये बताती थी कि नील की खेती जो है वो किसान क्यों ना करे। नहीं करना था उनको, लॉस था। यहां पर प्रश्न आता है सीधा सीधा, 5 बिंदु है, 5 अंक आपको दिलाएंगे। ढंग से इसको समझना है। वापिस देख लीजिए। सबसे पहले तो किसानों का कर्जा बहुत बढ़ गया था। कर्जों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। जो रकम मिलती थी वो बहुत कम थी। नील की खेती के बाद में जो पैसा मिल रहा था वो बहुत कम था। देन सबसे उपजाऊ हिस्से पर नील की खेती करनी जरूरी थी। इससे कृषि प्रभावित हो रही थी। जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो रही थी, कम हो रही थी, नष्ट हो रही थी। और नील की खेती करने से किसानों के समक्ष खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था। ये कीवर्ड्स है। अब क्या हुआ? इतने बड़े पैमाने पर जब किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी तो विद्रोह हुआ।
जब व्यवस्था से, वर्तमान व्यवस्था से जब जनता असंतुष्ट होती है तो विद्रोह होता है, क्रांति होती है। ऐसा ही एक विद्रोह नील विद्रोह के नाम से विख्यात हुआ। मार्च 1859 की बात है। मार्च 1859 में बंगाल में नील बागान मालिकों के विरुद्ध नील बागान मालिकों के विरुद्ध किसानों ने नील विद्रोह किया। इसका नाम ही नील विद्रोह रखा गया। इन्होंने कहा कि हम नील नहीं उगाएंगे, भूखों मर जाएंगे लेकिन नील नहीं उगाएंगे। नहीं अच्छी लगती हमें नील की खेती, ये हमारे ऊपर खाद्यान्न संकट, हमारी जमीन की सारी उर्वरक क्षमता को खत्म कर रही है। फिर क्या हुआ? अब अंग्रेजी सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए। देखिए घटनाक्रम लगातार बता रहा हूं मैं। नील उत्पादन क्षमता, सॉरी नील उत्पादन क्षमता नहीं, व्यवस्था लिखना है यहां पर। नील उत्पादन व्यवस्था नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए W.S. सीटन कार, ये व्यक्ति का नाम है। W.S. सीटन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग का गठन हुआ। यहां पर किसानों की एक बड़ी सफलता थी। किसानों ने सरकार को इसके लिए मजबूर कर दिया था कि एक जांच कमेटी बिठाओ जो ये डिसाइड करे कि नील की खेती किसानों के रेटों के फेवर में है कि नहीं, कि क्या वो सिर्फ बागान मालिकों के हित में है। W.S. सीटन कार ने इसका अध्ययन किया क्योंकि ये अध्यक्ष थे, बहुत बड़ी जवाबदारी थी इनके कंधों पर। नील आयोग के अध्यक्ष थे। यहां पर देखिए मार्च 1859 के अंदर बंगाल के अंदर नील विद्रोह होता है ना, इसको आप ध्यान में रखें। ये देखिए अब नील आयोग ने क्या पाया? नील आयोग ने पाया, देखिए मैं क्रम से चल रहा हूं, कहीं आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। नील आयोग ने पाया सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि जो बागान मालिक है वो किसानों की दुर्दशा के लिए दोषी हैं। ये एक बात किसानों के फेवर में जा रही थी। बागान मालिक किसानों की दुर्दशा, खराब हालत के लिए दोषी हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, नील की खेती किसी भी स्थिति में किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। यह भी बात किसानों के फेवर में गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती किसी भी स्थिति में, नील की खेती किसी भी स्थिति में किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, लाभदायक नहीं है। किसानों की दुर्दशा के लिए बागान मालिक दोषी हैं, नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन आयोग ने साथ ही साथ ये भी कहा कि वर्तमान समय में जो अनुबंध, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है मालिकों के साथ, बागान मालिकों के साथ, उसको किसान अवश्य पूरा करें। तीसरा लेता हूं मैं यहां पे कि आयोग ने किसानों से अर्थात रैयतों से मौजूदा अनुबंध, वर्तमान में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, मौजूदा अनुबंध पूरा करने को कहा
साथ ही साथ ये कहा कि भविष्य में यदि किसान चाहें, भविष्य में यदि किसान चाहें तो नील की खेती करें, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये आयोग ने फैसला दिया। तो आप देख सकते हैं तीनों बिंदुओं में कि यह फैसला पूरा का पूरा किसानों के हित में था। उन्होंने कहा कि भाई किसानों की जो दुर्दशा हुई है इसके लिए बागान मालिक दोषी हैं। ये नील की खेती जो है किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जो एक बार जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उनके पास, उनके बीच में जो बातचीत हुई है उसको पूरा करना जरूरी है। लेकिन भविष्य में किसान चाहे तो विलिंगली नील की खेती करे, अदरवाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी समय क्या होता है, इस थोड़ा सा समय बीतने के बाद में नील का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाता है। अब उसके कारणों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या कारण थे कि धीरे धीरे नील की जो प्रोडक्शन था, नील का उत्पादन था वो कम होता गया, उसकी डिमांड कम हुई। वो इसलिए उसके लिए हम 2-3 पॉइंट यहां पर देखेंगे। नील उत्पादन के धराशायी होने के कारण, नील उत्पादन कम क्यों हुआ, कमजोर क्यों हुआ, धराशायी क्यों हुआ? दो तीन बिंदु है इसके अंदर। सबसे पहला तो देखिए, उस समय कृत्रिम रंग बन गए थे। ये प्राकृतिक था, लेकिन अब आर्टिफिशियल कलर जो है वो आने लग गए थे मार्केट में। तो सबसे पहला हम लिखेंगे कि कृत्रिम रंगों का निर्माण, कृत्रिम सबसे पहली बात। दूसरा, नील आयोग का किसानों के पक्ष में फैसला, यह भी बहुत बड़ा कारण था जिससे बागान मालिक हतोत्साहित हुए। नील आयोग का किसानों के पक्ष में फैसला। तीसरा, महात्मा गांधी इसी समय भारत की राजनीति में एक उभरता सितारा बन रहे थे। वो बिहार गए इसी समय चंपारण, और वहां पर किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। नील बागान मालिकों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। तो नील आयोग का किसानों के पक्ष में फैसले के बाद में महात्मा गांधी का 1917 में चंपारण जाकर महात्मा गांधी का 1917 में चंपारण बिहार के अंदर है, किसानों के पक्ष में सत्याग्रह करना। ये वो कारण थे जिसकी वजह से जो नील का उत्पादन था वो धराशायी हो गया, कमजोर हो गया। 3 बिंदु आपको बताना है इसके अंदर। पहला क्या है, कृत्रिम रंगों का निर्माण। दूसरा, नील आयोग का किसानों के पक्ष में फैसला। तीसरा, महात्मा गांधी का 1917 में चंपारण जाकर के सत्याग्रह करना। आपको पता है जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह 1917, वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। ये आपको याद रखना है, बहुत बार प्रश्न आता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण बिहार के अंदर 1917 के अंदर। मित्रों, ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो है आप उनके नोट्स अपनी नोटबुक में लिखें, उसको मेंटेन करें। आप देखेंगे कि आपके पास बहुत अच्छा खासा मसाला तैयार हो गया है। और देखिए, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा का सारा आपकी बहुत हेल्प करेगा। सीधे सीधे प्रश्नों के जवाब मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर के हाजिर होऊंगा।